गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी। अरमान बाबू, मैंने बताया था ना, मुझे पता ही नहीं है बाबू। टीम में फोन लगाओ, आपको वहीं से जानकारी मिलेगी बेटा। चिंता मत कर। सत श्री अकाल, हेलो जी, हेलो 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 हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं भाई सारे? कैसे हो सब? सबके सब क्या हाल चाल है? हेलो जी, हेलो 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 हेलो। हाँ जी, हाँ जी राघव जी, बिल्कुल। मैं भूलता थोड़ी हूँ बच्चों को। बढ़िया। अच्छा, आ जाएंगी रिदिमा। हो सकता है कि प्रिंटिंग पे गई भी हूँ, क्योंकि लेटेस्ट छपनी थी प्रिंटिंग पे। जितनी मुझे है टीम बता देगी, आपको टेंशन मत लो। मतलब आपको जो जो चीज की रिक्वायरमेंट होंगी आप तक पहुंच जाएगी, ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है। ओके, 6 आवर्स पढ़ाई हो रही है। बढ़िया बढ़िया नादी, शाबाश। चलो बच्चों, शुरू किया जाए। कैलकुलेटर बेटा कहीं अलाउड नहीं है, कोई कैलकुलेटर कोई अलाउड नहीं है। ड्रॉपर का प्लान सिंपल सा है, सब कुछ करते चलें, पढ़ाई करते चलें साथ साथ, सब बढ़िया हो जाएगा आदित्य। ठीक है। नहीं नहीं सुजांश भाई, थकना नहीं है। थकने का क्या मतलब है? मेहनत करेंगे। जीएटी वाले सर औसम पढ़ाते हैं। हाँ बेटा मस्त, हमें पता है। सीए फाउंडेशन में भी सर कराते हैं, मैथ्स मैथ्स कराते हैं। इंग्लिश वाले सर भी मस्त पढ़ाते हैं बच्चों, मजा आ जाएगा तुम्हें। बहुत एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज हैं। मतलब कोई भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में फैकल्टी ऐसी नहीं है जिसका एक्सपीरियंस 10 साल से कम का हो। तो आई एम सो प्राउड ऑफ एवरीवन। हमारे बच्चे भी ऐसे, हमारे टीचर्स भी ऐसे। बेस्ट तो रिजल्ट्स तो बेस्ट आएंगे ना, है ना। चलो शुरू किया जाए। हो गए 2 मिनट सबसे बातचीत करते करते, अब स्टार्ट कर ले। नालायको जल्दी बताओ फटाफट से। विमांश बेटा, इंग्लिश और अकाउंट्स मैथ्स में से एक, और कोई भी 2 डोमेन। ठीक है। चलो आओ भाई। बेटा कल मैंने आपको कुछ छोटी 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 चीजें बताई थी। जैसे कल हमने कुछ छोटी छोटी चीजें पढ़ी थी बच्चों, याद है क्या? आओ एक बार क्विक रिवीजन लेंगे फटाफट से। इकोनॉमी क्या था? जल्दी जल्दी से, इकोनॉमी क्या था? इकोनॉमी एक सिस्टम था विच प्रोवाइड्स पीपल द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। तो हमारे आसपास जितनी भी चीजें हमें मिल रही हैं सब इकोनॉमी का पार्ट है ना। स्कार्सिटी किसको बोलते थे बच्चों? जल्दी बताओ, स्कार्सिटी किसको बोलते थे? कमी को। कमी, किसी भी चीज की कमी पड़ती है, डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, तो स्कार्सिटी हो रही है ना। इकोनॉमिक प्रॉब्लम किसको बोलते हैं ना लाइको? इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। बताओ। अच्छा सवाल मेरा ये है, हमें चॉइस क्यों करनी पड़ती है बेटा? बच्चों हमें चॉइस क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड वांट्स आर अनलिमिटेड। बहुत बढ़िया, बस ये ध्यान रखना है ना। चॉइस इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि भाई रिसोर्स लिमिटेड है और वांट्स अनलिमिटेड है ना। बढ़िया। अच्छा जी, इकोनॉमीज कितनी प्रकार की थी? जल्दी बताओ कितनी प्रकार की इकोनॉमीज थी, फटाफट से, कम ऑन नालायको, जल्दी बोलो। कितनी प्रकार की इकोनॉमीज थी? सर सेंट्रली प्लान्ड, मार्केट एंड मिक्स्ड। सरकार जहां पे सब कुछ करती है वो कौन सी है? जहां पे सरकार सब कुछ करती है वो कौन सी है? कम ऑन लेडीज एंड जेंटलमैन, जहां पे गवर्नमेंट सब कुछ करती है। सर सेंट्रली प्लान्ड, है ना, जिसको हम सोशलिस्ट भी बोल देंगे, चलो ठीक है। अब मार्केट इकोनॉमी कौन सी है? जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर का रोल ज्यादा है, मार्केट फोर्सेस से सब कुछ होता है, और दोनों का कॉम्बिनेशन मिक्स्ड। बढ़िया। उसके बाद बेसिक एक्टिविटीज हमने देख ली थी, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, ये हमने देख लिया था। सेंट्रल प्रॉब्लम्स हमने देख ली थी बच्चों, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। परफेक्ट। आओ चलो, कल हमने आखिरी में एक डिफरेंस बनाया था, ये ब्रांचेस का, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। बनाओ बच्चों, एक डिफरेंस बना दो जल्दी से।
बेसिस माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। ओरिजिन मीनिंग अदर नेम कांस्टेंट टूल्स एग्जाम्पल। लो बच्चों, जल्दी जल्दी से बनाओ फटाफट से। माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स ओरिजिन मीनिंग अदर नेम कांस्टेंट टूल्स एग्जाम्पल। देवी और सज्जनों, ओरिजिन बताओ भाई, माइक्रो कहां से आया? माइक्रो आया बच्चों ग्रीक वर्ड माइक्रोज से, जिसका मतलब होता है स्मॉल। जिसका मतलब क्या होता है? स्मॉल। और मैक्रो कहां से आया? ग्रीक वर्ड मैक्रोस, जिसका मतलब होता है लार्ज। लार्ज। ठीक है। तो माइक्रो जो है बेटा वो ग्रीक वर्ड माइक्रोस से आया जिसका मतलब होता है स्मॉल। मैक्रो बाबू ग्रीक वर्ड मैक्रोस से आया जिसका मतलब होता है लार्ज। ठीक है। माइक्रो में हम आई, आई स्टैंड फॉर व्हाट? माइक्रो में बच्चों हम स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स करते हैं। हम किसकी स्टडी करते हैं बच्चों? इंडिविजुअल यूनिट्स। जैसे एक इंडिविजुअल फर्म का प्रोडक्शन, इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड, इंडिविजुअल फर्म का रेवेन्यू, इंडिविजुअल फर्म की सप्लाई, इंडिविजुअल फर्म की कॉस्टिंग। तो जब भी हम इंडिविजुअल्स की स्टडी करते हैं ना बेटा, तो हम माइक्रो पढ़ रहे हैं। ठीक है। मैक्रो में किसकी स्टडी करेंगे बोलो? स्टडी ऑफ, ए स्टैंड्स फॉर व्हाट? एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स का क्या मतलब होता है? एग्रीगेट्स का मतलब कि बहुत कुछ जोड़ के, जैसे बहुत सारी फर्म्स, बहुत सारे कंज्यूमर, सबको जोड़ के। तो अगर इंडिविजुअल की स्टडी हो रही है तो माइक्रो, सबकी स्टडी हो रही है मैक्रो। अदर नेम, इसका दूसरा नाम है बेटा प्राइस थियरी। इसका दूसरा नाम है प्राइस थियरी। इसका दूसरा नाम है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थियरी। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थियरी। ठीक है। ओके। बाबू जब हम माइक्रो पढ़ रहे होते हैं ना, तो हम मैक्रो के सारे वेरिएबल को कांस्टेंट मानते हैं। हम मानते हैं मैक्रो कुछ है ही नहीं। जब माइक्रो पढ़ रहे होते हैं तो मैक्रो लेवल कुछ नहीं होता। और जब मैक्रो पढ़ रहे होते हैं तो किसको कांस्टेंट मानूं? बताओ जल्दी से। जब माइक्रो पढ़ रहा हूं तो मैक्रो कांस्टेंट, मैक्रो पढ़ रहा हूं तो किसको कांस्टेंट मानूं? जल्दी बोलो। मैक्रो पढ़ रहा हूं तो माइक्रो कांस्टेंट, माइक्रो वेरिएबल्स कांस्टेंट। ठीक है बेटा। टूल्स क्या है? इसके टूल्स हैं बच्चों डिमांड सप्लाई। इसके टूल्स हैं एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई। जब भी आप माइक्रो लेवल पे स्टडी करते हो तो डिमांड सप्लाई मेन मार्केट फोर्सेस होती हैं। मैक्रो लेवल पे बच्चों एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई मेन मार्केट फोर्सेस होती हैं। अभी जब तुम 12वीं में मैक्रो पढ़ते हो तो एडीएस पढ़ते हो ना बच्चों, और जब माइक्रो पढ़ते हो तो डिमांड सप्लाई पढ़ते हो मेनली। अभी सीयूईटी में तो दोनों पढ़ेंगे, माइक्रो भी मैक्रो भी, मस्त हो जाएगा काम। एग्जाम्पल, इंडिविजुअल इनकम इंडिविजुअल आउटपुट, और इधर बच्चों लिखेंगे नेशनल इनकम नेशनल आउटपुट। ठीक है बेटा। नेशनल इनकम और नेशनल आउटपुट लिख लो जल्दी जल्दी से। ये टोटल हमारे 6 पॉइंटर्स हो गए। रटने की जरूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाएगा तुम कर लोगे आसानी से, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। कल इसके क्वेश्चंस कराऊंगा सारे, आज खत्म करेंगे।
एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कराना है, उस पर सारा समय जाएगा। अब अगले 40 मिनट उसी टॉपिक पे लगेंगे, पता है ना तुम्हें टॉपिक का नाम, और यूनिट समाप्त। ये जल्दी से लिख लो फटाफट से। चिंता मत कर वेदांत, सब बताऊंगा बेटा, टेंशन ना ले। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, सब मस्त करा दूंगा। हाँ धीरज बोल बाबू जल्दी से, अगले टॉपिक पे जाने से पहले जल्दी से बता दो। शुरू करें जी। एग्रीगेट माइक्रो लेवल पर भी होता है, हाँ होता है, बहुत लिमिटेड लेवल का एग्रीगेशन होता है बेटा। माइक्रो लेवल पे जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, कि भाई ये फोन की डिमांड हो रही है, ठीक है, लेट सपोज एक फोन की डिमांड हो रही है, सही है। अब फोन की जो डिमांड है वो प्राइस के कॉरस्पॉन्डिंगली होगी, ठीक है, प्राइस के कॉरस्पॉन्डिंगली, मतलब कि फोन अगर 10,000 का है या 20,000 का है या 30,000 का है या 40,000 का है या 50,000 का है, ठीक है। अब कंज्यूमर एक्स ने बोला मैं तो यहां पे 10 फोन ले लूंगा, यहां पे 8 लूंगा, यहां पे 6 लूंगा, यहां पे 4 लूंगा, यहां पे 2 लूंगा। और कंज्यूमर वाई ने बोला बेटा, कंज्यूमर वाई ने बोला कि मैं यहां पे 5 फोन लूंगा, यहां पे 4, यहां पे 3, यहां पे 2, यहां पे 1। तो अगर मैं एक्स और वाई की डिमांड को जोड़ दूं तो क्या वो मार्केट डिमांड बन जाता है? एक्स और वाई की बच्चों अगर डिमांड को जोड़ दें तो कौन सा डिमांड बनेगा? मार्केट डिमांड, कि यहां 15, यहां 12, यहां 9, यहां 6, यहां 3 बनेगा ना। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या यहां पे भी हमने एग्रीगेशन नहीं करा? बताओ भाई, एग्रीगेशन तो यहां पे भी हुआ है, एग्रीगेशन तो यहां पे भी हुआ है ना, लेकिन ये मार्केट डिमांड कॉन्सेप्ट माइक्रो का है, ये कॉन्सेप्ट माइक्रो का है। तो आप ये भी बोल सकते हो एक पॉइंट में, अगर आप यहां पे बोलो ना, अगर आपको एक 7वां पॉइंट बनाना हो तो आप ये भी बोल सकते हो कि एग्रीगेशन, यहां पे बहुत लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है, बहुत लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, कि थोड़ा बहुत एग्रीगेशन हो सकता है, लेकिन मैक्रो में क्या होता है? हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। अच्छा अच्छा डाउट था बेटा, वेरी गुड डाउट। इसके अंदर हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है, मतलब एग्रीगेट डिमांड में तो हम फोन के अलावा सारे प्रोडक्ट ले लेंगे, फोन, गारमेंट, फुटवेयर सब ले लेंगे, है ना। बढ़िया। मैं इसीलिए आज मैं पढ़ा रहा था जब बच्चों, मुझे नहीं पता आप में से कितने बच्चे 12th वाले बैच में भी हैं, बहुत सारे बच्चे, वैसे आप में से सब 12th वाले बैच वाले भी हैं हमारे, कुछ बच्चे नए हैं। तो मैं उसमें आज बोल ही रहा था कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना बेटा, इसको पढ़ाना एक कला है, ये इतना आसान नहीं है। इसको पढ़ाना एक कला है और इसकी नॉलेज बहुत डीप चाहिए, तब आप इकोनॉमिक्स पे बात कर सकते हो। तो ये डाउट उसी तरीके का था, है ना, कि एग्रीगेशन सर क्या इसमें भी होता है तो कैसे होता है, कितना होता है, तो पता होना चाहिए आप लोगों को, है ना। चलो, ये लिख लिया या नहीं लिख लिया? जल्दी बताओ फटाफट से बच्चों। माइक्रो मैक्रो डन है, टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, तो डाउट आया था तो हाँ मैंने बता दिया। ओके, बढ़िया। चलो अब हेडिंग डालो जल्दी से सब लोग, जल्दी जल्दी से हेडिंग डालेंगे। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर। डालो बच्चे हेडिंग, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, प्रोडक्शन ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर। इसको समझने में काफी टाइम जाएगा, ये ध्यान से हेडिंग डाल दो सब लोग। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर। डाल दिया क्या बेटा?
लो बच्चों, ये डेफिनेशन लिखो। इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स which can be produced with given resources and technology. हाँ, जल्दी जल्दी से लिख लो फटाफट से। Graphical representation of all the possible combinations of two goods which can be produced with given resources and technology. डन मेरे प्यारो, डन डना डन डन डना डन 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 मेरे प्यारो। चलो मुझे जल्दी से बताओ, ये मुझे कौन समझा सकता है इस डेफिनेशन को? बढ़िया से चर्चा करनी है। मुझे जल्दी से बताओ, आप में से कौन मुझे इस डेफिनेशन को समझा सकता है? भूमि बेटा अभी क्लास के लास्ट में बात करेंगे इस बारे में, अभी पहले जल्दी जल्दी से पढ़ते हैं, ठीक है? कौन समझा सकता है? बढ़िया, बिल्कुल। जो बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो कि मुझे इसका 100% मतलब समझ में आ रहा है, वो बच्चा बताना मुझे। जो 100% कॉन्फिडेंट हो कि सर मैं 100% कॉन्फिडेंट हूं, मुझे मस्त आता है, वो बताओ पहले। कौन 100% कॉन्फिडेंट है? सही लिख रहा है सूर्यांश, सही लिख रहा है। धीरज वेरी गुड, वेरी गुड। विद्या, दो गुड्स के कंजम्पशन नहीं बेटा, रिधिमा यहां पे हम कंजम्पशन की बात नहीं कर रहे। इट शोज ऑल द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विद लिमिटेड रिसोर्सेज। सत्यम ठीक है। देखो देखो राघव, एक काम कर, ओनली राघव, राघव रेज योर हैंड प्रेस कर बेटा। ओनली राघव, रेज योर हैंड। ओनली राघव, और कोई नहीं। बढ़िया 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 बढ़िया, वेरी गुड। सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल परफेक्ट बोल रहे हो। परफेक्ट। देखो ठीक है राघव जी, ठीक है, कोई नहीं। देखो सबसे पहले ये समझो बच्चों कि ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या हुआ बेटा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब हुआ कि इसमें हम एक कर्व बनाने वाले हैं, यानी ये एक कर्व होगा, ये ग्राफ होगा, ठीक है? ये किस चीज का ग्राफ होगा? पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। हम कोई दो गुड्स लेने वाले हैं, कोई भी दो गुड्स हो सकते हैं। लेट सपोज एक गुड ए है, एक गुड बी है, कोई भी दो गुड्स हो सकते हैं, एक ए है और एक बी है। तो हमने पॉसिबल कॉम्बिनेशन ले लिया दो गुड्स का, जिनका प्रोडक्शन किया जा सकता है, जिनका प्रोडक्शन किया जा सकता है बच्चों रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के साथ। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ बच्चों, रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी हमारे पास स्केयर्स है या अनलिमिटेड है? रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी बच्चों लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? बताओ भाई, रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? सर ये तो स्केयर्स है, यानी कि ये लिमिटेड है। सर ये तो लिमिटेड है ना? अब मुझे एक बात बताओ बेटा, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी लिमिटेड है और मैं पूरा दिन 12th को पढ़ाता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं पूरा दिन 12th को पढ़ाता हूं, है तो मेरे पास 24 आवर्स ही, है ना? अब मैंने बोला कि भाई मेरा सीयूईटी भी शुरू हो गया, मेरा सीयूईटी भी शुरू हो गया। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, अगर मुझे सीयूईटी में टाइम बढ़ाना है, भाई मुझे अगर सीयूईटी भी पढ़ाना है तो सीयूईटी में टाइम देना पड़ेगा। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे सीयूईटी में टाइम बढ़ाना है तो क्या मैं 12th को भी अब उतना ही टाइम दे पाऊंगा? सोचो, दिमाग चलाओ। अगर मुझे सीयूईटी में टाइम बढ़ाना है तो क्या मैं 12th को भी उतना ही टाइम दे पाऊंगा या मुझे इसका टाइम कम करना पड़ेगा? बताओ जी।
इसका टाइम कम करना पड़ेगा ना बच्चों, करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, राइट। तो सिंपल सा एक लॉजिक है, क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, क्योंकि मेरे पास टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, तो अगर एक का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो क्या दूसरे का प्रोडक्शन घटाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा या नहीं घटाना पड़ेगा बच्चों, है ना। अब तुम 12th और सीयूईटी को छोड़ो, अब तुम मुझे एक बात बताओ, बेसिक कॉन्सेप्ट पे आ जाओ, जो हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। भाई मेरी लेबर जो है, मेरी लेबर जो है वो ब्रेड बनाती है, और अब मैंने उसको बोला कि भाई तुम बटर भी बनाओ। तो अगर बटर बनाना है ज्यादा तो ब्रेड पे रिसोर्सेज कम होंगे, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात मुझे ये बताओ बच्चों, दूसरी बात मुझे ये बताओ कि मेरी जो लेबर है वो जितने अच्छे से ब्रेड बनाती है, क्योंकि वो तो उसका काम है, क्या वो उतने ही अच्छे से बटर भी बना पाएगी? यानी क्या मेरी लेबर इक्वली एफिशिएंट होगी दोनों चीजों को बनाने में? क्या जितने अच्छे तरीके से ब्रेड बनाती है क्या उतने अच्छे से बटर भी बना पाएगी? आर यू श्योर? बताओ जल्दी से। सर जरूरी तो नहीं है, इक्वली एफिशिएंट तो बहुत मुश्किल होता है ना। तो हम क्या बोलेंगे बेटा कि मेरी जो लेबर है या मेरे जो रिसोर्सेज हैं, ये ध्यान रखना है, नॉट इक्वली एफिशिएंट होते हैं। नॉट इक्वली एफिशिएंट का मतलब कि सारी चीजें एक जैसी नहीं बना पाते, ठीक है। कुछ एजम्पशंस हैं बच्चों जो आप लिख के चलोगे, कुछ एजम्पशंस हैं, एजम्पशंस पीपीसी के एजम्पशंस, पीपीसी के एजम्पशंस, पीपीसी के एजम्पशंस। लो जी, ये एजम्पशंस हैं बेटा। इन एजम्पशंस को एक बार देखो बड़े ध्यान से, बड़े ध्यान से इन एजम्पशंस को देखो। सबसे पहले मुझे बताओ, क्या हम अपने रिसोर्सेस को फुल्ली यूटिलाइज्ड मान के चले कि भाई जो भी मेरी लेबर है या जो भी मेरी लैंड है मैं उसको बेस्ट वे में यूटिलाइज करना चाहता हूं? क्या सबसे पहले तो हम यही मान के चलेंगे कि हमने हमारी लेबर, हमारी लैंड, हमारे रिसोर्सेस को फुल्ली यूटिलाइज कर लिया, उनका बेस्ट पोटेंशियल निकाल लिया? सबसे पहले तो ये हम मान के चल रहे हैं। दूसरी चीज क्या मान के चल रहा हूं बेटा कि मेरे रिसोर्सेस से सिर्फ कितने गुड्स बन सकते हैं, सिर्फ कितने गुड्स बन सकते हैं बच्चों? ओनली 2 गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है, ओनली 2 गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। उसके बाद तीसरी चीज क्या मान के चलूंगा कि रिसोर्सेज जो है वो फिक्स्ड है, रिसोर्सेज बच्चों फिक्स्ड है, लेकिन इनको हम ट्रांसफर जरूर कर सकते हैं कि एक से दूसरे में, कि भाई ठीक है ब्रेड की जगह बटर भी बनाओ, तो एक से दूसरे में ट्रांसफर जरूर कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी कैसी मानेंगे? कांस्टेंट, टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो मेन चीज है बेटा, जो मैंने तुम्हें अभी बताया कि भाई अगर ब्रेड अच्छा बनाते हैं तो बटर शायद अच्छा ना बना पाए। इसका मतलब व्हेन रिसोर्सेज आर ट्रांसफर फ्रॉम वन गुड टू अनदर, प्रोडक्टिविटी डिक्रीजेस। प्रोडक्टिविटी क्या होगी बेटा? डिक्रीज होगी। वो प्रोडक्टिविटी डिक्रीज क्यों होगी? क्योंकि रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट, रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट नहीं है। तो ये 5 चीजें बेटा पकड़ के चलना, ठीक है। लो जरा एजम्पशंस में लिखता हूं जल्दी से, पीपीसी पढ़ने से पहले एजम्पशंस। सबसे पहला एजम्पशन, सिर्फ कितने गुड्स बन सकते हैं? ओनली 2 गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। सर सिर्फ 2 ही क्यों मान के चल रहे हैं? क्योंकि बेटा देखो कर्व में 2 ही एक्सिस होती हैं। अगर मुझे कोई ग्राफ दिखाना है ना बेटा, तो ग्राफ में मेरे पास एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, तो मैं बस 2 में ही रिलेशन दिखा सकता हूं, इससे ज्यादा रिलेशन दिखा ही नहीं पाऊंगा। तो ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये सबसे पहले एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, एक कर्व है, तो कर्व में तो बेटा मेरे पास 2 ही एक्सिस है ना, एक्स और वाई, तो मुझे बस 2 ही गुड्स ले सकता हूं मैं, ठीक है। तो सबसे पहले सिर्फ 2 गुड्स बनेंगे। नंबर 2, रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज्ड, रिसोर्सेज बच्चों प्रॉपरली यूटिलाइज्ड है। तीसरा, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है। चौथा, रिसोर्सेज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन गुड टू अनदर।
रिसोर्सेज को ट्रांसफर कर सकते हैं बेटा एक से दूसरे में। और पांचवा, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा, एज प्रोडक्शन इंक्रीजेस, बताओ बच्चों, प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी या घटेगी? क्योंकि इक्वली एफिशिएंट नहीं है। ब्रेड तो बहुत मस्त बनाते थे, लेकिन बटर इतनी अच्छा नहीं बना सकते वो, है ना? तो बताओ, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा, ब्रेड की जगह बटर बनाने लगेंगे, तो प्रोडक्टिविटी डिक्रीजेस, प्रोडक्टिविटी घटने लगेगी बच्चे। टेक्नोलॉजी कांस्टेंट का मतलब बेटा कि जो मशीनें पहले थी ना, अब भी वही मशीनें हैं, मशीनों में चेंज नहीं आ रहा, ठीक है? उसको हम कांस्टेंट मान के चलते हैं। बढ़िया, ये 5 चीजें लिख के चलो बच्चों, ये 5 चीजें लिख के चलो। क्या आप 5 चीजें एज्यूम कर लोगे? सबसे पहला एजम्पशन क्या है कि सिर्फ 2 गुड्स बन सकते हैं। दूसरा, मैं क्या मान के चल रहा हूं कि मैं अपने रिसोर्सेस का जो भी बेस्ट कैपेसिटी है, बेस्ट कैपेसिटी में यूटिलाइजेशन कराऊंगा। टेक्नोलॉजी हम सेम मान के चलेंगे बेटा, टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होगी। रिसोर्सेस को ट्रांसफर करेंगे फ्रॉम वन गुड टू अनदर। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई मैं 12th भी पढ़ा रहा हूं, सीयूईटी भी पढ़ा रहा हूं, अब मेरे 24 घंटे सारे के सारे 12th में जा रहे हैं। अगर सीयूईटी पढ़ाना है तो एक कम करना पड़ेगा ना बेटा, अपना टाइम उधर से उधर ट्रांसफर करना पड़ेगा ना बच्चे। तो हम रिसोर्सेस को ट्रांसफर कर सकते हैं एक से दूसरे पे। और पांचवा पॉइंट क्या बोल रहा है कि जब आप रिसोर्सेस को ट्रांसफर करते हो, जब आप रिसोर्सेस को ट्रांसफर करते हो, तो प्रोडक्शन जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी प्रोडक्टिविटी गिरेगी। ओके, टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट इसलिए रखते हैं बाबू, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी नहीं होगी ना, तो कम रिसोर्सेज में भी ज्यादा आउटपुट हो पाएगा। फिर तो आप पीपीसी में बिहेवियर नहीं दिखा पाओगे प्रोडक्शन का। अगर प्रोडक्शन का बिहेवियर दिखाना है, अब प्रोडक्शन का बिहेवियर मुझे दिखाना है 2024 में भी, 2025 में भी, तो बच्चों मुझे दोनों जगह टेक्नोलॉजी सेम रखनी पड़ेगी ना, तभी तो पता चलेगा कि प्रोडक्शन कैसा हो रहा है। अगर मैं यहां पे टेक्नोलॉजी पुरानी ले लूं, यहां पे टेक्नोलॉजी नई ले लूं, तो ऑफ कोर्स कम रिसोर्सेज में भी ज्यादा प्रोडक्शन हो पाएगा यहां पे। तो फिर मैं उनको कंपेयर कैसे करूंगा? तो टेक्नोलॉजी भी कैसे होता है, कांस्टेंट रखना होता है। ठीक है बेटा? ओके, हाँ सर, समझे। अब एनसीईआरटी वाला एग्जांपल ले लेते हैं। एनसीईआरटी में देखो, पीपीसी में 2 गुड्स लिए हुए हैं। कौन कौन से? कॉर्न और कॉटन। कौन कौन से लिए हुए हैं? कॉर्न और कॉटन। ठीक है, अब एक बात बताओ बच्चों, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये जमीन है। अब मैं तुम्हें सारे assumptions एक बार बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, ठीक है? देखो, ये जमीन है, ये मेरी लैंड है, इस पे ही मैं लेबर भी लगाऊंगा, इस पे ही मैं कैपिटल भी लगाऊंगा, इस पे ही मैं रॉ मटेरियल भी लगाऊंगा, है ना? तो अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, सबसे पहला एजम्पशन हमने क्या लिया कि सिर्फ 2 गुड्स बन सकते हैं। अब बताओ मुझे, हमने 2 गुड्स कौन कौन से बनाए? एक एनसीईआरटी में लिया हुआ है कॉर्न, और क्या लिया हुआ है? कॉर्न और कॉटन। एक लिया हुआ है कॉटन, कि भाई लो, 2 गुड्स बनेंगे। क्या पहला एजम्पशन क्लियर है कि भाई 2 गुड्स बनेंगे सिर्फ, एक कॉर्न और एक कॉटन? ठीक है, उसके बाद क्या बोला बच्चों? रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज्ड। इसका मतलब बेटा कि जितनी मेरी पोटेंशियल है ना, जितनी मेरी जमीन है, मैं इस पूरी को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करके चलूंगा, मैं एक कोना भी नहीं छोड़ूंगा, सबका यूटिलाइजेशन कर लूंगा अच्छे से। ठीक है सर, बढ़िया, ये भी हो गया। जो भी प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी है, जो भी मशीनें हैं, वो मैं सेम मान के चलूंगा। अब ऑप्शन देखो बच्चों, ऑप्शन देखो बच्चों, क्या सबसे पहला ऑप्शन मैं ये ले सकता हूं कि पूरी लैंड पे ओनली कॉर्न ग्रो कर दो? ओनली कॉर्न, पूरी लैंड पे सिर्फ कॉर्न लगा दो पूरी जमीन पे। पहला ऑप्शन तो ये है, ठीक है? दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या हो सकता है बच्चों? ऑप्शन नंबर 2, इस पूरी जमीन पे, इस पूरी जमीन पे सिर्फ कॉटन ग्रो कर देता हूं, येलो वाला पार्ट, सिर्फ कॉटन लगा दूंगा पूरी जमीन पे, मक्का लगाऊंगा ही नहीं, कॉर्न लगाऊंगा ही नहीं, ओनली कॉटन। और ऑप्शन 3 क्या होगा, मुझे बताओ जल्दी से, बताओ बच्चों, ऑप्शन 3 क्या होगा? क्या ऑप्शन 3 ये हो सकता है कि 50% पे कॉर्न लगा लो, 50% पे कॉटन लगा लो, या 40 पे कॉर्न लगा लो, 60 पे कॉटन लगा लो, या 30 पे कॉर्न लगा लो, 70 पे कॉटन लगा लो,
या 20 पे कौन लगा लो 80 पे, या 10 पे 90 पे। क्या ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं? क्या ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं? मल्टीपल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं बच्चों? बन सकते हैं ना, है ना? तो यहां पे यही बोल रहा था बेटा कि पीपीसी एक ऐसा ग्राफ है, एक ऐसा ग्राफ है जो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन दिखाएगा, सारे कॉम्बिनेशन दिखाएगा दो गुड्स के जो बन सकते हैं रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के साथ। सर क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। अब देखो, अब इसका टेबल बच्चे, जो बेस्ट टेबल है ना वो मैं आपको बनवा रहा हूं, जो एनसीईआरटी में बना हुआ है वही, ठीक है? फिर उस टेबल को समझा देंगे, फिर उसका कर्व बनाएंगे और खत्म। देखो बच्चों, कॉम्बिनेशन कॉन कॉटन, कॉम्बिनेशन बना दिए ए बी सी डी ई, ठीक है? पहले कॉम्बिनेशन में कौन कर दिया मैंने 0, फिर कर दिया 1 2 3 4, ठीक है? अब मुझे जरा तुम्हारा दिमाग देखना है कितना चलता है। मुझे बताओ, अगर कौन यहां पे मिनिमम है यानी बिल्कुल 0 है, तो इसका मतलब पूरी जमीन पे क्या ग्रो होता होगा? बोलो 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 बोलो, पूरी जमीन पे क्या ग्रो होता होगा? जल्दी बताओ। अगर कौन 0 है तो पूरी जमीन पे क्या ग्रो होता होगा? सर ये तो ओनली कॉटन वाला कॉम्बिनेशन हो गया। बहुत बढ़िया, ये ओनली कॉटन वाला कॉम्बिनेशन हो गया, ये कॉम्बिनेशन हो गया बेटा। परफेक्ट है या नहीं है ना? अब देखो तुम क्या करना, सिंपली इसका टोटल कर देना, 4 5 6 7 8 9 10, यहां आ गया 10 9 7 4 0। लो, अब यहां पे देखो बच्चों, अब यहां पे देखो बच्चों, यहां पे कॉटन 0 है। कॉटन 0 क्यों है जल्दी से बताओ? इसका मतलब ये कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ? अगर कॉटन 0 है इसका मतलब ये कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ? बताओ जल्दी से, पहले फटाफट से। अगर ये 0 है तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ? सर ओनली कौन, सर ओनली कौन। इसका मतलब ये है बेटा, ये पहला वाला जो ए है ये तो बन गया ओनली कॉटन, बन गया ना? अब ये वाला कौन सा कॉम्बिनेशन बना? ओनली कॉन, और ये बन गया मल्टीपल कॉम्बिनेशंस, मल्टीपल कॉम्बिनेशंस। तो बताओ, क्या हमने बेसिकली तीनों ऑप्शन के मल्टीपल्स बता दिए? भाई सिर्फ कॉर्न भी ग्रो हो सकता है, सिर्फ कॉटन भी हो सकता है, अलग अलग कॉम्बिनेशन भी बन सकते हैं। यही तो हमें दिखाने हैं कर्व पे, ये दिखाने हैं नहीं दिखाने हैं बच्चों एक कर्व पे, है ना? अब इस टेबल को बेस्ट बनाने का क्या तरीका है? देखो, इस टेबल को कैसे बनाओगे एग्जाम में, मतलब तुम्हें तो आना ही नहीं है नालायक को, तुम्हें तो एग्जाम में टेबल आना ही नहीं है, लेकिन मैं तुमको बता देता हूं कि यहां पे किस तरीके से आप करोगे, ठीक है? देखो बड़े ध्यान से, देखो बच्चों, 0 1 2 3 4 इसका सम कर लेना। इसका सम कितना होगा बोलो? 0 1 2 3 4 का सम कितना होगा? 4 5 6 7 8 9 10, तो ये तो हो गया बच्चों 10, ठीक है? सिंपल। फिर 10 में से 1 माइनस करो, कितना आ जाएगा? 9। 9 में से 2 माइनस करो, कितना आ जाएगा? 7। 7 में से 3 माइनस करो, कितना आ जाएगा? 4। 4 में से 4 माइनस करो, कितना आ जाएगा? 0। आ गया या नहीं आ गया? अब एक बात समझो, क्या पहले वाले कॉम्बिनेशन में, पहले वाले कॉम्बिनेशन में अपने आप कौन 0 आ गया? देखो, और आखिरी वाले कॉम्बिनेशन में, आखिरी वाले कॉम्बिनेशन में बच्चों अपने आप कॉटन 0 आ गया बच्चों, अपने आप कॉटन 0 आ गया या नहीं आ गया? और बाकी कॉम्बिनेशन बीच वाले बन गए कि 1 यूनिट कॉर्न का, 9 यूनिट कॉटन के, 2 यूनिट कॉर्न का, 7 यूनिट कॉटन के, 3 यूनिट कॉर्न का, 4 यूनिट कॉटन के। हो गया या नहीं हो गया? अब मैं तुम्हें इसका और डिटेल में मतलब बताता हूं, और डिटेल में समझो बच्चों। सबसे पहले मुझे यह बताओ, सबसे पहले मुझे यह बताओ बच्चों, क्या हमने यहां पे यह पढ़ा था कि हम सिर्फ 2 गुड्स बना सकते हैं? क्या हमने 2 गुड्स बनाए, एक कॉर्न और एक कॉटन? पहले तो यह बताओ, क्या हमने सिर्फ 2 गुड्स बनाए,
एक कॉर्न और एक कॉटन। हमने अपने रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज कर लिया, फुल्ली यूटिलाइज करा, सारे के सारे कॉम्बिनेशन देख लिए। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, क्या यहां पे पढ़ा था कि रिसोर्सेज को ट्रांसफर करना पड़ेगा एक से दूसरे में? रिसोर्सेज को ट्रांसफर करना पड़ेगा ना बच्चों एक से दूसरे में। इसका मतलब अगर कॉर्न बढ़ाना है तो कॉटन कम होगा या नहीं होगा? बोलो। जैसे वही मैंने एग्जांपल लिया था कि मेरे पास 24 घंटे ही है, अगर सीयूईटी बढ़ाना है तो 12 कम करना पड़ेगा ना बच्चों। तो इसका मतलब अगर एक बढ़ाना है तो दूसरा कम करना पड़ेगा। तो यहां से हमें एक बात समझ में आई कि दो गुड्स के बीच में कैसा रिलेशनशिप होने वाला है? इनवर्स रिलेशनशिप होने वाला है। दो गुड्स के बीच में बच्चों कैसा रिलेशनशिप होने वाला है? इनवर्स। पहली चीज तो हमें यह समझ में आ गई। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो तुम्हें कोई नहीं समझाएगा और ना तुम्हें समझ में आने वाला है, ध्यान से देखो। मैंने तुम्हें क्या बोला था कि भैया जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी क्या होती चली जाएगी बेटा? डिक्रीज होती चली जाएगी। बेटा मैं ये टेबल भी तो बना सकता था, देखो मैं ये टेबल भी बना सकता था। बहुत सारे बच्चे जब बेसिक इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ना 11th में हम इतनी चर्चा नहीं करते, तो फिर बच्चों के दिमाग में ये आता है ABCDE कि भाई 0 1 2 3 4, मैं ये भी तो बना सकता था 4 3 2 1 0। देखो, क्या मैं ये नहीं बना सकता था? टेबल तो हम ये भी बना सकते थे। क्या यहां पे भी इनवर्स रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप तो बच्चों यहां भी हुआ, देखो 0 1 2 3 4 4 3 2 1 0। लेकिन हमने ये क्यों नहीं लिया? हमने ये क्यों लिया? मेन चीज ये है या नहीं है बताओ? देखो दिमाग चला, अभी दिमाग में आया ये सवाल कि सर ऐसा क्यों किया हमने? ऐसा इसीलिए किया बच्चों क्योंकि मुझे एक बात बताओ, यहां पे अगर मैंने एक बढ़ाया यानी मेरा गेन 1 यूनिट का हुआ, तो यहां कितना सेक्रीफाइस करा? सर सेक्रीफाइस भी 1 यूनिट का हुआ। यहां पे फिर 1 यूनिट गेन करा, तो यहां पे मेरा सेक्रीफाइस फिर से 1 यूनिट का हुआ। यहां पे फिर 1 यूनिट गेन हुआ, तो यहां मेरा फिर से सेक्रीफाइस भी 1 हुआ। इसका मतलब बच्चों रिसोर्सेस तो इक्वली एफिशिएंट हो गए। रिसोर्सेस तो इक्वली एफिशिएंट हो गए कि उधर एक कम करा तो उधर एक बढ़ा दिया। इसका मतलब मेरे रिसोर्सेस तो दोनों गुड्स को बराबर बना सकते हैं। लेकिन हमने क्या पढ़ा था कि ये पॉसिबल नहीं है। रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट नहीं हो सकते बच्चों, प्रोडक्टिविटी गिरनी चाहिए, समझे? प्रोडक्टिविटी सेम नहीं हो सकती। बिल्कुल करेक्ट बोला विमांश ने, बिल्कुल करेक्ट बोला आशु ने। बच्चों यहां पे देखो, बहुत ध्यान से देखो, यहां पे जो रेशो है ना सेक्रीफाइस टू गेन का, चेक करो कितना सेक्रीफाइस करा? एक सेक्रीफाइस करा तो एक ही गेन हुआ। अब देखो, दो सेक्रीफाइस करे तो एक गेन हुआ। अब देखो, तीन सेक्रीफाइस करे तो एक गेन हुआ। अब देखो, चार सेक्रीफाइस करे तो एक गेन हुआ। हाँ या ना? जैसे जैसे मैं प्रोडक्शन बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे मुझे ज्यादा यूनिट सेक्रीफाइस करने पड़ रहे हैं बच्चों, क्योंकि मैं दोनों यूनिट्स में इक्वली एफिशिएंट नहीं हूं। मैं दोनों अच्छे से नहीं बना सकता, मुझे आता नहीं प्रोडक्शन करना, समझे? तो जैसे जैसे दोनों यूनिट का प्रोडक्शन करूंगा तो वेस्टेज ज्यादा होगा। ये इसके पीछे लॉजिक है। इसीलिए हमने ये टेबल बनाई कि पहले तो एक गेन करने के लिए एक का सेक्रीफाइस था, फिर एक गेन करने के लिए दो का सेक्रीफाइस हुआ, फिर एक गेन करने के लिए तीन का सेक्रीफाइस हुआ, फिर एक गेन करने के लिए चार का सेक्रीफाइस हुआ। देखो क्या मेरी प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है? प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है या नहीं होती जा रही है बेटा? ये लॉजिक था, ये लॉजिक था बच्चों, समझे? ये मेन चीज है। क्लियर हुआ? तो यहां पे बेटा जब आप इसका कर्व बनाओगे, जब आप इसका कर्व बनाओगे तो देखो जरा कर्व कैसा बनेगा।
लो बच्चों, सबसे पहले 0 और 10 ये कॉम्बिनेशन ए था, उसके बाद 1 और 9 ये कॉम्बिनेशन बी हो गया, उसके बाद 2 and 7 2 and 7 2 and 7 ये कॉम्बिनेशन सी हो गया, फिर 3 and 4 3 and 4 एंड देन 4 and 0 4 and 0 ए बी सी डी ई। तो अगर हम इसको जोड़ दें बच्चों तो कर्व कुछ ऐसा बनता है, कर्व कुछ ऐसा बनता है बच्चों। एक मिनट रुको, अभी चला रहा हूं स्क्रीन। लो, ऐसा कर्व बनेगा बेटा, ए बी सी डी ई। ठीक है, अब ध्यान रखना यहां पे भी मेरे रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज्ड है, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी और यहां पे भी। तो जो मेन पॉइंट है सबसे पहला वो ये है बच्चों, एट ऑल द पॉइंट्स, एट ऑल द पॉइंट्स माई रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज्ड। इसका मतलब बच्चों मैंने अपना बेस्ट दिया, मैंने अपना बेस्ट दिया है भाई, मेरे रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज्ड हैं। ठीक है, नंबर दो, नंबर दो बच्चों, अगर कोई पॉइंट इसके अंदर आ जाए, फॉर एग्जाम्पल यहां पे कोई पॉइंट आया पी, ये क्या शो करता है बताओ? क्या मैंने फुल यूटिलाइजेशन किया या नहीं किया? बेटा मेरा फुल पोटेंशियल ये है, मैं इतना प्रोडक्शन कर सकता हूं आसानी से, ये मेरा फुल पोटेंशियल है। बताओ क्या पी पे मैंने अपना फुल यूटिलाइजेशन किया या नहीं करा? नहीं करा, नहीं करा बेटा। तो ये क्या शो करता है? ये शो करता है अंडर यूटिलाइजेशन, यानी मैंने अपना प्रॉपर पोटेंशियल यूटिलाइज ही नहीं करा, है ना? तो इफ एनी पॉइंट अंडर पीपीएफ, अगर कोई भी पॉइंट बेटा पीपीएफ के अंडर आएगा, इट शोज व्हाट इट शोज, इट शोज अंडर यूटिलाइजेशन। ये दिखाता है बच्चों अंडर यूटिलाइजेशन, ये अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज दिखाता है। ठीक है, और अगर मैं बाहर चला जाऊं, मैं यहां आ जाऊं, कोई पॉइंट है एक्स, ये क्या दिखाता है? मेरा पोटेंशियल तो बच्चों इतना ही है, मैं तो अपने रिसोर्सेज के साथ इतना ही प्रोडक्शन कर सकता हूं। अब अगर मुझे यहां आना है, यहां, तो ये मेरे लिए है अनअटेनेबल, ये मेरे लिए है बच्चों अनअटेनेबल। अगर मुझे यहां आना है तो यहां आने के लिए रिसोर्सेज बढ़ाने पड़ेंगे, रिसोर्सेज बढ़ाने पड़ेंगे। अगर मुझे इतना प्रोडक्शन करना है तो रिसोर्स बढ़ाना पड़ेगा बेटा। ठीक है, तो नंबर 3, एनी पॉइंट आउटसाइड पीपीएफ, ये क्या शो करता है? इट शोज अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। अब मुझे बताओ बच्चों, अगर मुझे अचीव करना हो, अगर मुझे ये पॉइंट अचीव करना हो एक्स, बताओ जल्दी से, अगर एक्स को अचीव करना हो तो फिर कैसे पहुंच सकते हैं भाई? रिसोर्सेज बढ़ाओ, रिसोर्सेज बढ़ाओ भाई। एक्स ने साफ साफ बोल दिया है तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम मुझे नहीं झेल पाओगे। अगर तुम्हें एक्स चाहिए तो रिसोर्सेज बढ़ा लो अपने, समझ गए? बिना रिसोर्स बढ़ाए एक्स नहीं मिल रही। क्लियर हुआ क्या? क्या यार, क्या बच्चों मजाक कर रहे हो? हाँ, रिसोर्सेज बढ़ाओ भाई, ज्यादा नंबर लेके आओ। अच्छा जी, और क्या पता चला पीपीसी के बारे में? और क्या पता चला पीपीसी के बारे में? पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। चलो नालायको पढ़ लो। अरे 45 मिनट हो गए थे पढ़ते पढ़ते, मैंने कहा बच्चों को थोड़ा सा कुछ रिलैक्सेशन दे दूं। बताओ, डाउनवर्ड स्लोपिंग, पता नहीं चला भाई 45 मिनट हो गए। बताओ बच्चों, डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? कोई भी कर्व डाउनवर्ड कब होता है बोलो? कोई भी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग कब होता है? जब इनवर्स रिलेशनशिप होता है, जब इनवर्स रिलेशनशिप होता है। वेरी गुड।
नंबर 5, इसका शेप कैसा है? कॉनकेव। इसका शेप कैसा है बच्चों? कॉनकेव। कॉनकेव कैसा होता है? ऐसा, ऐसा, ये होता है कॉनकेव। ठीक है, ऐसा होता है कॉन्वेक्स, और ये होता है स्ट्रेट, स्ट्रेट लाइन। कॉनकेव, कॉन्वेक्स, स्ट्रेट लाइन। सही है बेटा। ये कॉनकेव क्यों है लिखेंगे? बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सर ये एमओसी या एमआरटी क्या होता है? बच्चों एमओसी या एमआरटी होता है कि कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा कितना गेन करने के लिए। जैसा हमने लिखा था ना ऊपर, ये कितना सेक्रीफाइस कर रहा हूं मैं यहां पे, कितना गेन करने के लिए, ये एमओसी या एमआरटी होता है। नहीं बेटा, यहां एमआरएस नहीं होता, एमआरएस कंजम्पशन के लिए होता है। ठीक है, प्रोडक्शन के लिए एमओसी होता है बाबू, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है आरिफ, यही तो गलती होगी एग्जाम में। एग्जाम में एमसीक्यू में तुमको सब देगा, एमओसी देगा, एमआरएस देगा, तुम वहां कंफ्यूज हो जाओगे। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन नहीं होता। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, देखो सब्सटीट्यूट कौन करता है? सब्सटीट्यूट कंज्यूमर करता है। अभी हम कंज्यूमर नहीं है, अभी हम प्रोड्यूसर है, अभी तो हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, है ना? तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मेरी जान, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ओके। नंबर 6 लिखो, अगर एमओसी या एमआरटी डिक्रीजिंग हो, जैसे अभी तो इंक्रीजिंग था ना बेटा, अगर ये डिक्रीजिंग हो तो फिर वो कॉन्वेक्स बन जाएगा, फिर वो कॉन्वेक्स शेप का बन जाएगा बेटा। और अगर एमओसी या एमआरटी फिक्स्ड हो जाए, फिक्स्ड, फिक्स का मतलब बेटा ऐसा, ये जो हमने टेबल बनाया था ना, ये देखो बराबर बराबर फिक्स्ड, जितना ये बढ़ रहा है उतना ये कम हो रहा है, जितना बढ़ रहा है उतना ही कम हो रहा है, ऐसा हो जाए फिक्स्ड, या फिर सेम, फिर वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। यहीं से सवाल आएंगे। कल तुम्हें क्वेश्चन कराऊंगा, ये सब पढ़ के आना है। आज बहुत सारी चीजें पढ़ाई है मैंने तुम्हें, ठीक है? इससे क्वेश्चन आएंगे बहुत सारे, कल कराऊंगा सारे के सारे सीयूईटी लेवल के। ठीक है, जब रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन नहीं होगा बेटा, फिर हम अंदर आ जाएंगे, ये बोला ना, अंडर यूटिलाइजेशन, बाहर जा नहीं सकते, वो हमारे लिए अनअटेनेबल। ठीक है, अच्छा जी। नंबर 8, बताओ बच्चों, अगर रिसोर्सेज कम हो जाएंगे तो क्या होगा, और अगर रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे तो क्या होगा? एमओसी का मतलब बेटा बहुत सिंपल, कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कितना गेन करने के लिए, ये एमओसी होता है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना। अब देखो, तुमने अपना ये 1 घंटा सेक्रीफाइस करा, तुम इस 1 घंटे में मौज मस्ती काटते थे पहले, 8:45 से 9:45 मौज मस्ती करते थे। अब तुमने ये 1 घंटा सेक्रीफाइस करा अपना सीयूईटी अच्छे से गेन करने के लिए, करा ना तुमने, तो ये तुम्हारा एमओसी है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ा। राइट, बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा जी, अब बताओ, अगर रिसोर्सेस कम हो जाएंगे बच्चों तो पीपीसी विल शिफ्ट टू लेफ्ट, पीपीसी लेफ्ट में आ जाएगा। ओके, अगर बढ़ जाएंगे पीपीसी विल शिफ्ट टू राइट, बढ़ जाएंगे तो बेटा राइट में चला जाएगा। ओके, नंबर 9, नंबर 9, बस बहुत है इतना।
बस बच्चों, इतना बहुत है, 8 पॉइंट बहुत है इसके बारे में, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। रिसोर्सेज कम होंगे तो लेफ्ट में आ जाएगा, रिसोर्सेज बढ़ेंगे तो राइट में चला जाएगा। एमओसी का मतलब है बच्चा कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। लिखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है बच्चों कि मैंने अगर जीवन में कुछ पाया है तो कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करा होगा, है ना? तो अगर मैं इस टाइम ना पढ़ रहा होता तो मौज मस्ती काट रहा होता, टीवी देख रहा होता, कुछ कर रहा होता, तो मैंने पढ़ने के लिए वो टाइम सेक्रीफाइस करा है ना, वो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। सही। और जब मार्जिनल देखना होता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो हम बोलते हैं चेंज इन सेक्रीफाइस टू चेंज इन गेन, ऐसा, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हो, डेल्टा सेक्रीफाइस टू डेल्टा गेन। क्या बात है भाई, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पीपीसी बढ़ेगा तो एक्स अचीव होगा। हाँ बेटा बिल्कुल, पीपीसी नहीं बढ़ेगा, रिसोर्स बढ़ेगा। रिसोर्स अगर बढ़ जाएंगे, अगर मेरा पोटेंशियल बढ़ जाएगा, जैसे मेरी ये जमीन थी, इस जमीन पे मैं जो जो कॉम्बिनेशंस बना सकता था, वो सारे कॉम्बिनेशन के कर्व किसने दिखाया? पीपीसी ने। पीपीसी यही तो दिखाता है कि मेरे रिसोर्सेस के साथ कि मैं कितना प्रोडक्शन कर सकता हूं। अब मेरी एक सीमा है ना बेटा इस जमीन की प्रोडक्शन करने की। अब अगर मुझे और प्रोडक्शन करना है तो क्या मैं पड़ोस वाली जमीन भी खरीद लूं? बताओ, अब अगर मैं पड़ोस वाली जमीन भी खरीद लूं, क्या मेरे रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे बच्चों? अगर मैं बराबर वाली जमीन भी खरीद लूंगा, पहले मेरी लैंड बस ये थी, अब मैंने ये L1 भी खरीद ली, अगर मैं ऊपर की L2 भी खरीद लूं, अगर मैं ये भी खरीद लूं L2, तो मेरे पास ये भी जमीन आ गई। अगर मैं इधर वाली ये L3 भी खरीद लूं तो मेरे पास ये और जमीन आ गई। बताओ, जैसे रिसोर्स बढ़ेंगे तो क्या मेरा पोटेंशियल बढ़ जाएगा, कैपेसिटी बढ़ जाएगी? कैपेसिटी बढ़ जाएगी बच्चों, तो क्या मैं सिर्फ इतने ही यूनिट्स बना पाऊंगा? क्या मैं सिर्फ यही यूनिट बना पाऊंगा, 1 2 3 4, या मैं और बड़े बड़े यूनिट्स बना पाऊंगा? भाई और यूनिट्स बना पाऊंगा, 5 भी बना पाऊंगा, 6 भी बना पाऊंगा, है ना? तो फिर अगर मैं ऐसे बनाऊंगा तो फिर मैं इधर आ जाऊंगा, इधर, ये इधर पहुंच जाऊंगा, मैं इधर बढ़ जाऊंगा, है ना? सिंपल सी बात है। और अगर मैं अपनी लैंड बेच दूंगा, देखो ऐसे होता है। सपोज मेरा पीपीसी बच्चों अभी एक ही है, मेरा पीपीसी अभी ये है, सपोज ये है, ठीक है? अब अगर मैंने रिसोर्सेज बढ़ा दिए, अगर बेटा रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे तो मेरा पीपीसी इधर आ जाएगा, इधर जाएगा बाहर की तरफ, ठीक है? और अगर मैं रिसोर्सेज को कम कर दूं, अगर मैं रिसोर्सेज को कम कर दूं, फिर वो इधर आ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा। लो जी, व्हाइट का मतलब रिसोर्सेज बढ़ना, ग्रीन का मतलब रिसोर्सेज का कम होना। रोटेशन अभी बताता हूं बेटा, पहले ये लिखो, ठीक हो गया? ओके। अच्छा, अब एक होता है बच्चों रोटेशन इन पीपीसी, एक होता है रोटेशन इन पीपीसी। टेक्नोलॉजी का कोई लेना देना नहीं है बेटा, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रखना है, ठीक है? टेक्नोलॉजी चेंज नहीं करनी, हमने अज्यूम करा था कि टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहेगी। आखिरी होता है बच्चों रोटेशन। क्या है? प्रैक्टिकल ये पॉसिबल है कि हम अनअटेनेबल को अचीव कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, क्यों नहीं कर सकते? भाई हमारे लिए, मेरे लिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, विद माय पोटेंशियल, अगर मैं अकेला पढ़ा रहा हूं तो सीए पढ़ाना अनअटेनेबल था। आप सोचो ना, हम आज से कुछ साल पहले सीए नहीं पढ़ाते थे, मैं बस ऑफलाइन ऑफलाइन में पढ़ाता था, क्योंकि मेरे कैपेसिटी के हिसाब से अनअटेनेबल था। लेकिन जब टीम आई, जब और टीचर्स आए, जब और फैकल्टीज बढ़ी, तो बताओ क्या हमारे लिए वो अचीवेबल हो गया? हम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, सारे बैचेस बहुत अच्छे से चल रहे हैं, पूरी जीएनजी चला दी यूट्यूब पे सीए फाउंडेशन के लिए, है ना? तो वो क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि रिसोर्सेज बढ़ाए, रिसोर्सेज बढ़ाए तो अनअटेनेबल भी अटेनेबल हो गया। सिंपल है ना बच्चों? अब देखो, अब सपोज मेरा ये पीपीसी है बेटा, अब सपोज मेरा ये पीपीसी है मेरी जान, ये गुड एक्स है, ये गुड वाई है,
अगर रिसोर्सेज बढ़ाने से बेटा सिर्फ एक्स का प्रोडक्शन बढ़ा तो ये सिर्फ एक्स की तरफ से बढ़ेगा, तो ये सिर्फ किसकी तरफ से बढ़ेगा? एक्स की तरफ से, ठीक है, वाई को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। और अगर रिसोर्सेज कम करने की वजह से सिर्फ एक्स को कम करा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं, फॉर एग्जांपल ये मेरी लैंड थी बेटा, ये मेरी लैंड थी, ठीक है, ये मेरी जमीन थी, इस पे मैं क्या करता था, 50% पे वाई ग्रो करता था, 50% पे एक्स ग्रो करता था, ठीक है। अब मैंने सिर्फ ये वाला हिस्सा बेच दिया अपनी जमीन का, ये वाला लैंड बेच दिया, ये मैंने बेच दिया, सोल्ड। तो मुझे बताओ रिसोर्सेस कम होने से सिर्फ किसका प्रोडक्शन कम हुआ, वाई का या एक्स का, या दोनों कम हो गए? बताओ भाई, वाई तो अब भी उतने का उतना है, सिर्फ किसका प्रोडक्शन कम हुआ? एक्स का। तो फिर ये सिर्फ इधर से कम होगा, सिर्फ इधर से कम होगा बेटा, ये है ना। और अगर मैं बोलूं कि मेरी जमीन ये थी, मेरी जो लैंड थी, मेरी लैंड मेरी जान ये थी, देखो ये मेरी लैंड थी बच्चों, जिसपे आधे पे मैं वाई का प्रोडक्शन करता था, आधे पे मैं एक्स का प्रोडक्शन करता था। अब मैंने ये वाली जमीन भी ले ली, इधर वाली, और इस पे भी मैं एक्स ग्रो करने लगा। अब बताओ रिसोर्सेज बढ़ाने से सिर्फ किसका प्रोडक्शन बढ़ा? सर रिसोर्सेज बढ़ाने से सिर्फ एक्स का प्रोडक्शन बढ़ा। तो देखो ये सिर्फ एक्स की तरफ से ही इधर जा रहा है और एक्स की तरफ से ही इधर आ रहा है, इसको बोलते हैं रोटेशन। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? रोटेशन। सिमिलरली रोटेशन वाई की तरफ से भी हो सकता है। अगर मैं नाम बदल दूं, अगर मैं नाम बदल दूं, अगर मैं इधर एक्स कर दूं और इधर वाई कर दूं, तो अब बताओ क्या चेंज सिर्फ वाई में आ रहा है? क्या चेंज सिर्फ वाई में आ रहा है? ये गुड एक्स था, ये गुड वाई था। अगर रिसोर्स सिर्फ वाई की तरफ बढ़ा तो ऐसे आ जाएगा, सिर्फ वाई की तरफ से बढ़ जाएगा, एक्स उतना ही है, ठीक है। और ऐसे ही ये वाई की तरफ ही कम हो सकता है। देखो ये कम हो गया, ये बढ़ गया। बढ़ा कब? अगर रिसोर्सेज बढ़ेंगे। घटा कब? अगर रिसोर्सेज घट जाएंगे, ठीक है। ओके, सिंपल, सिंपल है बेटा, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। एग्जाम में अगर इसका सवाल आएगा तो ऐसा कर्व बना हुआ होगा, ऐसा कर्व बना हुआ आएगा, आपको बोलेगा जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्शन है वो वाई एक्स से वाई एक्स वन हो गया, वाई एक्स से वाई एक्स वन हो गया। तो बताओ ये शिफ्ट है, ये रोटेशन है, या ये कुछ भी नहीं है? बोलो इसका आंसर क्या लगाओगे? अगर वाई एक्स से वाई एक्स वन हो गया, ये शिफ्ट है, ये रोटेशन है, या ये कुछ नहीं है? नन ऑफ दीज, या एनी ऑफ द अबव। तीसरा आया नन ऑफ दीज, चौथा आ गया एनी ऑफ अबव, कोई भी हो सकता है। इसका आंसर बनेगा ये रोटेशन है, ये रोटेशन है बच्चों, शिफ्ट नहीं है, शिफ्ट नहीं है बेटा। पहले वाई एक्स था, ये रहा वाई एक्स, फिर वाई एक्स वन हो गया, ये रहा वाई एक्स वन। बेटा वाई तो सेम है, वाई तो सेम है, सिर्फ एक गुड में चेंज आया, एक्स में चेंज आया सिर्फ। जब भी किसी एक गुड में चेंज होता है उसको रोटेशन बोलते हैं, यही तो सिखाया मैंने, है ना। जब दोनों में चेंज आएगा, देखो यहां पे ये था एक्स वाई, अब ये एक्स वन वाई वन हो गया, दोनों में चेंज हो गया, है ना। या फिर एक्स टू वाई टू हो गया, दोनों में चेंज हो गया। जब दोनों में चेंज हो गया बेटा तो वो शिफ्ट होता है, फिर वो रोटेशन नहीं होता। इसको हम शिफ्ट बोलते हैं, इसको हम शिफ्ट बोलते हैं। देखो जैसे मैंने यहां पे लिखा था ना कि अगर रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे तो पीपीसी शिफ्ट करेगा, घट जाएंगे तो पीपीसी शिफ्ट करेगा। दोनों में होगा तो शिफ्ट, एक में होगा तो रोटेशन, सिंपल। ओके, हाँ बिल्कुल सही बोला लक्ष्य। अगर ये वाई एक्स से वाई वन एक्स वन होता, या वाई एक्स से वाई टू एक्स टू होता, ये शिफ्ट है, ये शिफ्ट है।
परफेक्ट हो गया। बढ़िया सर, क्या बात है, मस्त हो गया हमारा काम। लो भाई, इंट्रोडक्शन में बेटा बस इतना ही था। माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बोलो जी, क्या चारों चीजें क्लियर हैं? विधान बेटा ऑफिस में कॉल कर अपर्णा जी को, वो कुछ ना कुछ आपकी हेल्प करेंगी, ठीक है, चिंता मत कर। देखो बच्चों, बढ़िया हो गया। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है तुम्हें माइक्रो मैक्रो दोनों बता दिया, है ना। सेंट्रल प्रॉब्लम्स हो गया, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का हो गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। भूमि जी का एक सवाल था बच्चों, भूमि ने बहुत देर पहले पूछा था, तो मैंने कहा था भूमि पहले पढ़ा दूं, लास्ट में बताऊंगा। भूमि का सवाल था, सर अर्ली ज्वाइनिंग के हमें क्या बेनिफिट है? ये सब तो अप्रैल में भी शुरू होगा, बताओ जरा जल्दी जल्दी से, अभी शुरू करके क्या फायदे हैं? भूमि बेटा ये फायदा है कि जो डिस्कशन अब हुआ है, 1 घंटा लगा है पूरा सिर्फ पीपीसी पे, आपको लगता है कि वहां पे हमें 35-40 दिन में पूरी माइक्रो पूरी मैक्रो करानी है? तो बताओ, क्या पूरी माइक्रो और मैक्रो जब होगी, क्या इतना डिटेल डिस्कशन होगा किसी भी एक टॉपिक पे? आप सोचो, उस टाइम पे आपको 40 दिन में माइक्रो भी करना है, मैक्रो भी करना है, सब कुछ करना है। आप सोचो, क्या इतना सब कुछ होगा क्या? यही मेन चीज है। दूसरी बात, तब बर्डन बहुत होगा, तो बहुत बर्डन होगा बेटा। अभी तुम आराम से कर सकते हो कि तुम सारी चीजें आराम 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 से साथ साथ लेके चल रहे हो, और उस टाइम पे तुम्हें बहुत कुछ एक साथ करना पड़ेगा। बहुत टाइम बेटा कम होता है, 40 दिन की प्रेपरेशन इतनी जल्दी नहीं हो पाती। बच्चे करते जरूर हैं, बट जो आज से कर रहे हैं ना, उनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है कि उनकी प्रेपरेशन बेटर होती है। अभी तुम्हारे ऊपर बर्डन नहीं है, अभी तुमने 1 से 1.5 घंटा रोज निकालना है, तब तुम्हें 8 घंटे 10 घंटे निकालने पड़ेंगे, बर्डन बहुत ज्यादा हो जाएगा। समझे? परफेक्ट, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी नाइस। चलो भाई, अब सुनो मेरी बात, होमवर्क, जल्दी जल्दी से होमवर्क सुनो, होमवर्क बच्चा, होमवर्क, रिवाइज फुल चैप्टर। नालायको, फुल चैप्टर रिवाइज करना, कल क्वेश्चंस कराऊंगा, कल इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, कल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आदिति बेटा, इस चीज का डिस्कशन बाद में करेंगे, ठीक है, ओके। अभी वेट कर, अगले का रिजल्ट आने दे। चलो भाई, सी यू, ओके, कल मिलते हैं। चलो बाय, बाय 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 बाय। हाँ, ये एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी से पढ़ लो, गूगल पे डाल देना, जैसे मैंने गूगल पे लिखा था ना, मैंने गूगल पे, यहाँ पे मैंने गूगल पे क्या लिखा था, एनसीईआरटी खोली हुई है, देखो ये एनसीईआरटी है। बस इतना इतना पढ़ लेना जो मैंने तुमको पढ़ाया है। क्या क्या पढ़ना है? हाँ 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 हाँ, ये 3 टॉपिक। कौन से 3 टॉपिक पढ़ने हैं आपको? बस ये, माइक्रो इको क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है। वैसे मैंने तुम्हें नोट्स में सब बढ़िया लिखवा दिया, सिर्फ नोट्स पढ़ लो, इनफ है। ये जो मैंने सब लिखवाया है ना, बस इतना पढ़ लो, इनफ है। तुमको किसी अलग एनसीईआरटी की जरूरत नहीं है, बस इतना इतना पढ़ लो, ओके। ओके बाय। हाँ हाँ, इतना इतना पढ़ लो, बहुत है। टेलीग्राम वगैरह बेटा अभी बन जाएगा, चिंता मत करो। चलो बाय, बाय बाय बाय।